तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स किस तरीके से करे जाते हैं, उसके कुछ स्टेप्स डिस्कस हुए थे। प्लस ये डिस्कस हुआ था कि वेक्टर का कंपोनेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करने की वजह से बदल जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसका कंपोनेंट जीरो आ जाए। ये सब चीजें पॉसिबल थी, है ना। ये सब डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका है और उन सब का एक समरी आया था। ठीक है जी, तो उन सब की जो समरी है वो समरी आपको लिख दें कि बेसिकली क्या हुआ था कि अगर हम वेक्टर के कंपोनेंट्स की और उसको लेकर के समरी लिखें तो हमारा एक डिस्कशन था, और उस डिस्कशन को आप एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो कि द टू कंपोनेंट्स, ठीक है, द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर फॉर्म्स, इसको ध्यान रखिएगा, द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर फॉर्म्स अ राइट एंगल्ड triangle in which the vector is on hypotenuse side and components, जो उसके कंपोनेंट्स होंगे वो उसकी साइड्स को बिलोंग करते हैं। कंपोनेंट्स आर ऑन साइड्स। साइड्स मींस एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक कंपोनेंट उसका जो है वो बेस हो जाएगा। ये पूरा सिंपल सा लाइन अगर अपने आप माइंड में रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर आप इसको, ठीक है, मतलब इस पॉइंट को कीप इन माइंड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। सो आई होप कि आप सबके पास माइंड है वेयर यू कैन कीप दिस पॉइंट। कीप इन माइंड का मतलब ये हुआ कि द टू कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर फॉर्म्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच द वेक्टर इज ऑन हाइपोटेन्यूज एंड द कंपोनेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, कंपोनेंट्स आर ऑन द साइड्स विच आर परपेंडिकुलर एंड बेस। तो आज हम इसी लॉजिक को यूज करेंगे, ठीक है ना। आज हम इसी लॉजिक को यूज करेंगे और इस लॉजिक को यूज करके आप लर्न करोगे फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि ऑलरेडी एक्सप्रेस किया गया है किस फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड इन कंपोनेंट्स फॉर्म। क्या मतलब है इस चीज का? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार मिलेंगे, मतलब हमारे ना फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस कई कई बार मिलते हैं हमें। तो इसका क्या मतलब है वो देखिएगा। देखिए, मान लो अगर आपसे एक एग्जांपल दिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना, आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि आई हैव अ वेक्टर या फिर वेलोसिटी, मतलब मैं कोई भी नाम दूं, आपको एग्जांपल दिया जाए कि दैट द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज v इक्वल टू 3, उसका यूनिट किलोमीटर पर आवर इंटू वाई कैप एंड प्लस 4 किलोमीटर पर आवर जे कैप, ऐसे है। सीधा सा क्वेश्चन है। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। तो जो सोल्यूशन होगा इसका, अब आज आप उल्टा करोगे, आपको वेक्टर गिवन है और आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो आप ऊपर कीप इन माइंड वाले स्टेटमेंट पे जाओ, है ना। कीप इन माइंड वाले स्टेटमेंट पे, दैट द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर फॉर्म्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। सो पहले आप क्या करोगे, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाओगे। कहाँ बनाओगे? तो वो बनाओगे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पर। कैसे बनाओगे? तो आपको ये देखो, आपको इस तरीके से मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स मान लीजिए, फिर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा वाई वाला, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ वाई एक्सिस बना लेंगे इसको। इसके बाद क्या करोगे, आप एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल्ड। बट वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होना चाहिए, मतलब कहाँ होना चाहिए, ठीक है, उसका ध्यान दीजिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे, तो वो आप इससे चेक करना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जानते हो क्या, कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं, जो आई कैप के साथ वाला कंपोनेंट्स है, ये चीज 3, जो चीज आई कैप है उसका मतलब ये एक्स कंपोनेंट होता है, और जो जे कैप है इसका मतलब ये वाई कंपोनेंट है।
तो जो कंपोनेंट है वो बेसिकली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है यहाँ पर, और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल कंप्लीट करोगे, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल होना चाहिए वो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप एक हाइपोटेन्यूज कंप्लीट करोगे उसका, और जो हाइपोटेन्यूज उसका कंप्लीट करोगे वो आपका वेक्टर होगा, यानी ये वेक्टर हो गया जो उसका हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और जो बाकी की दो साइड है, तो जो ये वाली साइड है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमें 3 किलोमीटर पर आवर को बता रही, और ये साइड जो वाई एक्सिस के पैरेलल है ये 4 है। तो अब आप बताओ कि ये जो लेंथ v है, बिकॉज वेक्टर का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड है, तो अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर पूछा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ v, तो ये यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इजी 5 आ जाएगा, ये 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ आरएन सही है, अदिति सही आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा कि ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी सॉल्व करके 5 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक एंगल चाहिए, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो डायरेक्शन के लिए आप एंगल थीटा कैलकुलेट करोगे, और एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसका आंसर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, टेन थीटा वाला, टेन थीटा परपेंडिकुलर। अब ये 4 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 3 हमारे लिए बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। अब ये अभी तो आपको नहीं मालूम होगा, बट जब आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा, या साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू मालूम चल जाएगा कि अगर टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो थीटा जो होता है वो 53 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो ये आगे चल के मालूम चल जाएगा आपको। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको आप जनरलाइज कैसे करोगे, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक नंबर चूज किया ना मैंने, एक नंबर 3 रखा है, एक नंबर 4 ले दिया, और ये जो डायरेक्शन में आप एंगल थीटा ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, मतलब किन के बीच का एंगल है। बिकॉज एंगल जब भी आप बोलते हो तो एंगल जो होता है वो दो लाइंस के बीच का होता है। तो अगर आप कहते हो कि एंगल 30 डिग्री है या 53 डिग्री है, तो आपको ये बताना पड़ता है कि वो दो लाइन कौन सी होंगी जिनके बीच का एंगल इतना होगा। तो ये 53 डिग्री एंगल आपको बताना पड़ेगा, मतलब आपको अपने आंसर में ये लिखना पड़ेगा 53 डिग्री एंगल किनके बीच का एंगल है, ये वो कौन सी दो लाइंस हैं जिनके बीच में 53 डिग्री एंगल है। अथर्व स्क्रीन सही हो गई होगी, अब फ्रीज हुई थी बट अभी सही हो गई है, ठीक है बच्चा। 53 डिग्री जो है वो कहां पर है, मतलब किन के बीच का एंगल है, ये आपको आंसर में लिखना पड़ता है। जस्ट अ मिनट, है ना। तो ये मैंने कहा कि आपको ये, जब आप किसी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हो तो ये एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक मैनर्स होते हैं, जैसे कि हमको उस वेक्टर की डायरेक्शन जब बतानी होती है तो हम लोग ये बताते हैं कि इतना एंगल तो है, बट हमें साथ में ये भी बताना पड़ता है किसके साथ का एंगल है वो, बिकॉज एंगल दो लाइंस के बीच में होता है हमेशा। तो आपका आंसर तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप ये ना बता दो कि 53 डिग्री कहां पर। तो आपको अपना आंसर ये लिखना पड़ेगा कि 53 डिग्री विथ कौन सी एक्सिस के साथ, वेदर इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप लिखोगे 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब टू बी मोर प्रिसाइज, एक्स एक्सिस हैज टू साइड्स, one is the positive side of x axis, other is the negative side of x axis। तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि x एक्सिस की पॉजिटिव साइड से कि नेगेटिव साइड से। तो मैं अभी स्पेसिफाई कर रहा हूँ पॉजिटिव साइड से, तो 53 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है। हाँ अरे रीजन कर लूँ।
53 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी इनकम्प्लीट आंसर है। एंड व्हाई इट इज इनकम्प्लीट, देखो आप व्हाई मतलब क्यों बोल रहा हूं कि ये आंसर इनकम्प्लीट है। मान लो अगर आपके पास इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, मान लेते हैं इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई और पॉजिटिव वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है जी, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी होगा हमारे पास। तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया और पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, मान लिया इस तरीके से हो गया मेरे पास। तो आप ये बताओ, अगर आपके पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इससे 53 डिग्री एंगल दो डायरेक्शन में हो सकता है ना। इससे 53 डिग्री एंगल आपका इस तरफ भी हो सकता है और इससे 53 डिग्री एंगल आपको इस तरफ भी हो सकता है। तो किधर जाएं हम? ये जो पहला वाला केस है इसको हम बोलते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा वाला 53 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज है। तो आपको और बताना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे आपकी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वैसे ही हमारी वेक्टर और फिजिक्स की लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कि व्हेन टू साइंटिस्ट और टू फिजिसिस्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, they should give the complete information and that is called a proper communication skill। आप कुछ ऐसा ना बोले जिससे कि मैसेज इनकम्प्लीट लगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पर है, तो ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें कुछ बातें इनकम्प्लीट हैं कि क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलो, हमने उसको करेक्शन किया और हमने कहा 53 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अभी भी मैसेज क्लियर नहीं हो रहा। क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप 53 डिग्री किसी भी साइड पे जा सकते हो, ठीक है, किसी भी साइड का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो इनकम्प्लीट होते हैं वो फिजिक्स में वैलिड नहीं माने जाते। फिजिक्स में क्या, आपके डे टू डे लाइफ में भी वैलिड नहीं माने जाते, ठीक है जी। आपके घर वाले अगर आपसे ये कहें कि जाओ मार्केट जाओ और दो ले आओ, दो ले आओ, और कुछ ना बोले कि दो क्या लाना है आपको, मार्केट में आपके घर वालों ने ऑर्डर किया कि निकलो और जाओ दो लेके आओ, तो अब क्या लाओगे तुम? ये मैसेज इनकम्प्लीट है, ठीक है जी। अच्छा चलो, उन्होंने वो स्पेसिफाई कर दिया, फिर बोला अगले दिन उन्होंने आपसे कहा कि जाओ मार्केट जाओ बर्गर ले आओ, ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये तो बता दिया कि क्या लाना है बट ये नहीं बता रहे हो कितना लाना है। तो समझ रहे हो आप टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर अपना आंसर को आप कंप्लीट करो, 53 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब जाकर के आपका आंसर पूरी तरीके से सही माना जाएगा। तो जब भी आप किसी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज स्पेसिफाइड विथ एंगल एंड विद एक्स एक्सिस और प्लस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये सब कंप्लीट करके सिर्फ एंगल बताओगे तो ये थोड़ा सा गलत मान लेते हैं। एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करोगे तो इनकम्प्लीट मान लिया जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताओगे तो भी इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि क्वेश्चन क्या अराइज होता है वो देखना है। क्वेश्चन क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रीजन आप देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये समझिएगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये देखिएगा। अगर मैं 53 डिग्री एक्स एक्सिस से हूं तो बट ऑब्वियस है कि मैं वाई एक्सिस से कितना हूं फिर। if 53 degree is from the x axis, then with y axis it will be 90 minus 53, which comes as 37 degree। तो मैं अपना आंसर तो ये भी कह सकता हूं ना कि 37 डिग्री, आई कैन से इन दिस वे ऑल्सो 37 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस। बट जब आप पॉजिटिव y एक्सिस से हो तो आपको क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है, कि दोनों आंसर सही है। ऐसे में क्या है ना कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे भी लिख सकता हूँ। तो जब कई सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वहां पर एक ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने का मतलब क्या कहते हैं, वो एक कन्वेंशन सेट करते हैं। जब आपके पास ऑप्शंस आने लगे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो,
क्योंकि क्या होता है कि अगर हम वहां पर एक रूल ना बनाएं, अगर मैं कोई रूल ना बनाऊं, तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी करते रहेंगे एंड वो हमारे लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा एक। तो चीजों को प्रॉपर करने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए क्या किया गया, वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का एक कन्वेंशन बना दिया गया। क्या है वो कन्वेंशन? वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये सेट कर दिया गया, जिसको हम रूल भी कह सकते हैं, रूल है कि जब भी हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना? वेक्टर डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड in terms of angle which the vector makes with the positive x-axis in the anti-clockwise direction। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये कन्वेंशन है, मैं ये बता रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो वाई एक्सिस से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बट सिर्फ ये है कि कुछ चीजें कन्वेंशनली चलती हैं। आई मीन पूरी साइंस कम्युनिटी इसको फॉलो करती है, तो अब ना फॉलो करें तो कोई अलग बात है भाई। स्कूल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आप रूल नहीं भी फॉलो कर रहे हो तो भी आप स्कूल के पार्ट हो, ऐसा नहीं कि आप स्कूल से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप यहां से देखो इसको, क्योंकि हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। व्हाट इज 3? सो 3 इज द एक्स कंपोनेंट। व्हाट इज 4? इट इज द वाई कंपोनेंट। तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करना चाहूं तो जनरलाइज कैसे कर सकता हूं? और ये देखो, देखिएगा, अब मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूं। ठीक है ना? जनरलाइजेशन मैं कर दूं एक बार, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। देखिए, जनरलाइजेशन में आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास ए वेक्टर कुछ ऐसे लिखा हो, ए एक्स विच स्टैंड फॉर द एक्स कंपोनेंट इनटू आई कैप एंड प्लस ए वाई इंटू जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड आप इन जनरल कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड है, ये कैसे निकालोगे? तो ये निकालेंगे स्क्वायर रूट। सेम चीज है, बस यहाँ नंबर्स हैं, नंबर्स की जगह पर सिंबल्स आ गए। तो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया आपने, तो यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट। और डायरेक्शन पार्ट कैसे देंगे? तो डायरेक्शन तो एंगल कैसे बताया जाएगा? सो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताने के लिए आप एक एंगल कैलकुलेट करोगे। कौन से फॉर्मूले से, वो भी देख लो। tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया है, 4 जो कि वेक्टर का y कंपोनेंट है, और डिवाइड किया है उसको x कंपोनेंट से। सो tan थीटा की वैल्यू हो जाती है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, यानी कि ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। बट इस कन्वेंशन में जो थीटा होगा ना, यहाँ पर जो थीटा है वो हमेशा होगा इज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज। ये कन्वेंशन ध्यान रखेंगे। और ये पूरा आपके लिए एक जनरलाइजेशन है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर कीप इन माइंड वाला स्टेटमेंट है वो ज्यादा सिंपल है, लर्न करना भी आसान है उसको, कि इतनी हेडेक करने से अच्छा है कि हम वहाँ ट्रायंगल बना लेंगे। बट स्टिल बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको यही सब करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, देखो कैसे होगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लें इस पे और फिर देखिएगा। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो, इसको रिजल्ट को यहाँ रखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसको जनरलाइज करने के बाद, ठीक है, देखो, तो अब आपके सामने क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में। फाइंड, जल्दी से ट्राई करने गया इसको,
फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर ए, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा -5√3 आई कैप और +5 ऑफ जी कैप। सीधा सा तरीका है। तो उसका सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। सिंपल है, जब आप मैग्नीट्यूड सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर रूट ऑफ जो उसका एक्स कंपोनेंट है, यानी कि ये चीज -5√3। पहले यहां से नोट कर लो, पहले आप नोट कर लो कि एक्स कंपोनेंट कितना है और इसका वाई कंपोनेंट कितना है। तो जो आई कैप के साथ है वो एक्स कंपोनेंट है, यानी -5√3 इज द एक्स कंपोनेंट, और जे कैप के साथ जो है 5 है वो उसका वाई कंपोनेंट है +5। तो यहाँ पर उन सब दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना होता है, -5√3 उसका स्क्वायर और +5 उसका स्क्वायर, है ना। और इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो 10, जो भी उसका यूनिट होगा। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए आपको tan थीटा क्या है वो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट क्या है इसका +5, x कंपोनेंट क्या है -5√3। अब ये वैल्यू बन जाती है आपकी -1/√3। अब इसको आप मैथमेटिक्स में जब चेक करोगे ना, मैथ्स में, तो थीटा की एक वैल्यू आएगी। कुछ लोग के आंसर्स आए हैं, पहले उनको चेक कर लेने दो। अनुसार पुनीत सही है। अब इसका एंगल क्या आएगा, तो ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में आएगा कि जब tan थीटा की वैल्यू -1/√3 है तो थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पर, अगर ये चीज इतनी है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, tan थीटा इक्वल टू -1/√2। आकार सक्सेना 1 मिनट रुक जाओ। हाँ आकाश बताओ। अरे सर वो गलती से दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। आर्यन कह रहे हैं 150 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। अभी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप अपना ठीक है आप साइंटिफिक कैलकुलेटर टाइम में यूज करो। तो बट ये आंसर जो आएगा वो आएगा 150 डिग्री। अब ये बाय कन्वेंशन है कि जब आप ये चीज फॉलो करेंगे ना, जब भी आप ये लगाओगे तो इट इज बाय कन्वेंशन, ये अंडरस्टूड है, ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि 150 डिग्री इज विथ, ये अब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कन्वेंशन हो गया ना, विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि फिजिक्स कम्युनिटी जो है, फिजिक्स की जो कम्युनिटी है वो एक गाइडलाइन डिसाइड कर देती है कि गाइडलाइन वो कहती है कि भाई आप जब भी अपना आंसर बताएंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बता दो। तो अब आपको ये बताने, अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव एक्स और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर के इसको कन्वेंशनली एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, सो एंगल ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्पेसिफाइड in terms, direction of vector is always specified in terms of the angle which the vector makes with the positive side of x axis and in the anti clockwise way। यही इसका तरीका होगा, राइट। इस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप निकाल सकते हो इसका। अब आर्यन मिश्रा जी, अगर आप मीटिंग में कनेक्ट हो, बाकी बच्चे भी देखो, क्या है कि हम इस तरीके से जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम किसी भी कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वेक्टर है। मैं एक और एग्जांपल ले लूं जरा, देखो। अब एक्चुअली क्या है, देखो कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स लें, देखो तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जरा आप यहाँ पर इस पे भी आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हैं वो ध्यान देने वाली चीज है। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स किस तरीके से हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए आपको एक फिगर पे जाना पड़ेगा और वो फिगर ये है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना चाह रहे हो तो आपके पास एक ये फिगर है, ठीक है। आप इस फिगर को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मान सकते हो।
अब इस फिगर में हम एक एक्सिस और ऐड कर रहे हैं, एक और एक्सिस, वो ये वाली इस तरफ, ये एक और एक्सिस मैंने ऐड करी, तो ये 3 एक्सेसेस हुई। ठीक है, मैं इन 3 एक्सेसेस को कंप्लीट करके एक फिगर बनाऊंगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और आप फिगर को जरा इमेजिन करिएगा, सो दैट अब आपके कई सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर देंगे हम लोग। ये ऐसे करके हम कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, एक और फिगर बनाएंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगता है फिगर बनने में, बट ऐसे करके मान लो एक और लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, इससे कनेक्ट कर पाओगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड देन ऐसे करके ये तीन हमने बना दी। ठीक है जी, ये हो गए। इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दे रहे और इसको रीज्वाइन कर दे रहे हैं। अब आप अगर इसको इमेजिन करोगे तो आप इजीली समझ सकते हो कि क्या है ये। ठीक है ना, इजीली समझ सकते हो। ये बॉक्स हुआ। अब इसको इजीली कैसे समझा जा सकता है, आप ये मान लो कि ये आपके रूम का, आप इसको अपने रूम का फ्लोर मान सकते हो, और ये आपके रूम की 2 वॉल्स हो गई। इधर एक वॉल है प्लस इधर एक वॉल है, साइड वॉल, साइड वॉल्स, इस तरीके से रूम मान सकते हो। तो इस रूम की जो 3 एजेस हैं, 3 एजेस, उसमें से तीनों एजेस की अगर हम बात करें तो एक एज यहां पर जा रही है ये वाली, एक एज ये वाली आ रही है, और एक ये वाली एज। ये जो 3 एजेस हैं, इन तीनों एजेस को आप 1 बाय 1 एक नाम दोगे। ये एक्स एक्सिस नाम दे सकते हो, इसको वाई एक्सिस का नाम दे सकते हो, और जो तीसरी एज है उसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, सॉरी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो हमारा पॉइंट ओ है, और इसको हम एक नाम लिखते हैं, है ना। इसको आप क्या लिखते हो, ऑर्थोगोनल सिस्टम। व्हाट इज ऑर्थोगोनल सिस्टम? तो ऑर्थोगोनल सिस्टम मींस अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। म्यूचुअल परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंगल चेक करो तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, वाई और जेड एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पर भी जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर ये है, मतलब कोई भी 2 लाइन लोगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगी। अब इसमें से अगर मैं बात करूं ना तो एक और चीज आएगी, क्या? ये वाली जो वॉल है, देखिए ये जो वॉल है आपकी, ये वॉल, इस वॉल की एज कौन कौन सी हैं? तो इसकी एजेस कौन कौन सी हैं? देखो इसकी एजेस कौन कौन सी हैं, तो इसकी एजेस पे एक्स है और वाई है। इस वाले वॉल की एज कौन सी हैं? तो इसकी एजेस वाई है और जेड है। और जो आपका फ्लोर है उसकी एजेस कौन सी हैं? तो इसकी एजेस एक्स है और जेड है। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई 2 एज मिल करके जो आपका वॉल बनता है, इसको आप एक प्लेन कहते हो। प्लेन मतलब अगर आप प्लेन की बात करोगे तो प्लेन इज ए सरफेस। प्लेन मतलब एक सरफेस। ठीक है ना, हम स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं भैया जरा प्लेन पेपर दे दो। तो प्लेन पेपर का क्या मतलब है? एक तो मतलब प्लेन पेपर का वो होता है जहां पर कुछ भी लिखा ना हो, बट प्लेन पेपर मानते हो तो पेपर जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, पेपर। तो प्लेन उसको कहेंगे। अब प्लेन इज ए सरफेस। ठीक है, ये भी एक प्लेन है, इसको भी आप एक प्लेन कह सकते हो। फ्लोर इज ऑल्सो अ सरफेस, इट इज ऑल्सो अ प्लेन। बट कौन सा प्लेन? तो ये वाला प्लेन आपका एक्स और वाई का है, तो इसको कहोगे कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। फ्लोर में एक्स और जेड इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये मेरा एक्स जेड प्लेन है। यहाँ पर क्या है, वाई जेड प्लेन कहा जाएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर एजेस वाई और जेड है। तो हमारे वेक्टर किसी भी प्लेन में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे वेक्टर किसी भी प्लेन में हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हम वेक्टर कंसिडर करें वो ऐसे हो,
इस तरीके से हो, यहाँ कहीं पर हो, ऐसे हो, तो इसको आप क्या कहोगे, ये वेक्टर कौन सी प्लेन में है, क्या नाम दे दें इसको? अगर मैं ए वेक्टर कह दूं तो ये ए वेक्टर कहाँ है, तो क्या क्या कहोगे? तो आप ये कहोगे कि जो ए वेक्टर है इज इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना? इस तरीके से प्लेन देखा जाता है कि प्लेन का मतलब वो जिस सरफेस पे है उस सरफेस की कोऑर्डिनेट एक्सिसेस कौन सी हैं, जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिसेस होती हैं उसके हिसाब से प्लेन बनता है। अब मान लो एक और वेक्टर बी है, वो भी इसी सरफेस पर है, इस तरफ है बी। ठीक है जी। हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है, मान लो थर्ड वेक्टर, वो इस फ्लोर पे है, ये इस तरफ है ऑन द फ्लोर, इसको आप कोई सी वेक्टर नाम दे दो। एक और वेक्टर आपके पास है, मान लो ऐसे करके, वो इधर वाली वॉल पे है ऐसे, इसको कुछ नाम दे दो, डी वेक्टर का नाम दे दो। एक और मान लेते हैं कोई, है ना? इस तरीके से आप जितने मर्जी एरो बनाना चाहो बना सकते हो। आप एक और बना लो, यहाँ पर इस तरफ करके मान लो कुछ डी बना दो इसको, ये ई वेक्टर है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कुछ भी वेक्टर बना सकते हैं ना। एक और बना के देख ले, फिर खत्म कर देंगे इसको। एक हमने यहाँ पर बना लिया, इसको हमने नाम दे दिया कि ये मेरा एफ वेक्टर है। तो अब आप बताओ कौन कौन से वेक्टर आपके इस फिगर में, कौन कौन से ऐसे वेक्टर हैं जो सेम प्लेन पर है? वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन कौन से हैं? वेक्टर्स ऑन, अगर आपसे पूछा जाए कि सेम प्लेन कौन सा है, क्योंकि अगर आप यहां पर लिस्ट तैयार करो तो लिस्ट देखो ऐसे बनेगी, ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे लिस्ट बनेगी। तो वेक्टर ए कौन से प्लेन में हो गया? वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में हो गया। अगर आप यहाँ पर वेक्टर लिखो और यहाँ पर उसका प्लेन लिखो तो आप उसकी लिस्ट तैयार करो। वेक्टर बी कहाँ पर है? तो आंसर है कि ये भी एक्स वाई में है। वेक्टर सी कहाँ पर है? तो आंसर हो गया एक्स जेड में है। वेक्टर डी कहाँ पर है? तो डी वेक्टर हमारा वाई जेड पे है। वेक्टर ई कहाँ पर है? आंसर एक्स वाई है। वेक्टर एफ कहाँ पर है? तो आंसर एक्स जेड है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो एक्स वाई आ रहा, यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है ना, और ई वाले में एक्स वाई है, तो ये तीनों सेम प्लेन पर हैं। तो आप क्या कहोगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, दे आर ऑन द सेम प्लेन। और वो प्लेन कौन सा है उनका? हाँ जी, अनुषा शुक्ला सही है, आर्यन। तो ये कौन से प्लेन में है? तो ए बी ई, इनको हम कहते हैं दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम प्लेन दे आर कॉल्ड कोप्लेनर। सिमिलरली और कौन से कोप्लेनर हैं? ये एक्स जेड है और यहां पर एक्स जेड है, तो आप ये भी कह सकते हो कि सी वेक्टर एंड एफ वेक्टर दे आर ऑल्सो कोप्लेनर। ठीक है, ये होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। जस्ट अ मिनट बच्चे, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है कि दिस इज, मतलब इस तरीके से आप प्लेन चेक करते हो कि प्लेन ऑफ वेक्टर क्या है। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो कौन सी प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्या है, और फिर इसके हिसाब से ही हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो अब मैं जरा यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है ना, एक और चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे देखा जाएगा। तो ध्यान से देखना है इसको यार, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, अविरल उस पर जो करेगा, बट फिर भी आप देखो। ठीक है ना, तो इसको हम सेव कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, और वहां पर दोबारा इस डायग्राम को बनाएंगे, फिर से समझेंगे कि क्या होता है, एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, ट्राई करना मेरे साथ साथ कि समझने की कोशिश करना कि मान लो ये एक रेक्टेंगल बना, उसके बाद आपने इसके साथ साथ और रेक्टेंगल बनाए। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, इसको और प्लेन्स में कन्वर्ट किया, और आप अपनी नोटबुक में साथ साथ बनाइएगा, आप अपनी नोटबुक में साथ साथ ड्रॉ करते रहिएगा, तभी हम लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, अपनी नोटबुक आपकी होनी चाहिए, और आपकी नोटबुक में आप हमारे साथ साथ इस डायग्राम को बनाते चलेंगे, और तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हो कि क्या होना चाहिए।